हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 होगा इसका। और ये जो बुक है वो कौन सी बुक है? BAVE। ठीक है, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज का। हम इसकी प्रिपरेशन जो है चैप्टर वाइज समरी करके करेंगे, ताकि जो ये चैप्टर है बहुत आसानी से हम लोग कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, तो मीनिंग समझते हैं एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक, एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट को पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। और एनवायरनमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितनी भी चीजें हमारे सराउंड में हैं, ठीक है, यानी एवरीथिंग सराउंड अस, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। यानी कोई भी चीज, चाहे आप कह सकते हो चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, वो सारी चीजें क्या है? आपकी एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन लिखूं तो डिफाइन आप सिंपल में लिख सकते हो, everything that surround us or affect an organism during lifetime is collectively known as environment। ठीक है, देखिए यहां पर बहुत सिंपल मैंने समझाने की कोशिश की है कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। एवरीथिंग, कोई भी चीज जो है सराउंड में, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है, यानी उससे जो है ह्यूमन जो है किस तरीके से इंटरलिंक है, और नॉन लिविंग भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। आगे हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर जो है एनवायरनमेंट बनता है। तो आप उसमें देखोगे कि जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसमें दो कंपोनेंट आपको मिलते हैं। एक है आपका कंपोनेंट अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। देखिए जो आपका एनवायरनमेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है अबायोटिक और एक होता है बायोटिक। यहां पर हिंदी में अगर मैं बात करूं, अबायोटिक का सिंपल सा मीनिंग है अजीव, अजीव या फिर अजीब भी बोल सकते हैं इसको, और इसको बोल सकते हो जीवित। अगर इसको और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हो, बायो का मीनिंग होता है लिविंग, आ का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होंगी वो सारी क्या होंगी? अबायोटिक होंगी। और बायो का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो जितनी भी चीजें होंगी लिविंग वो किस में आएंगी? बायोटिक के अंदर। यानी इन सब के इंटरेक्शन से मिलकर क्या बनता है? आपका एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, आपको और एक चीज याद रखनी है कि नॉन लिविंग को हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। और लिविंग को हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक को क्या बोला जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि नॉन लिविंग और अबायोटिक बोला जाता है, और यहाँ पर ऑर्गेनिक को बायोटिक या फिर लिविंग आप कह सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं अगर एग्जाम्पल से कहूँ, जैसे मैं कहूँ सॉइल, या फिर मैं कहूँ एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें जो है क्या है? अबायोटिक है, लेकिन इससे ह्यूमन जो है इंटरेक्ट रहता है, यानी जुड़ा रहता है। जैसे मैं यहां पर कहूं ह्यूमन या फिर एनिमल्स, तो आप देख सकते हो यहां पर क्या है? ये सब लिविंग है, इनको बोला गया बायोटिक। और जित यहां पर नॉन लिविंग है, चाहे सॉइल हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे बाकी एनर्जीज हो, ये सारी क्या है? अबायोटिक है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको एनवायरनमेंट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आगे हम रब करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनवायरनमेंट भी जो है ना दो तरीके के होते हैं। एनवायरनमेंट भी दो तरीके के होते हैं। एक आप कह सकते हो
इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसको अंदरूनी बोल सकते हैं, अंदरूनी पर्यावरण, और एक आप बोलते हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, शॉर्ट में मैं यहां लिख देता हूं। अब देखिए बहुत डिफरेंस है। अब देखो इंटरनल एनवायरनमेंट अगर मैं लेकर चलूं ह्यूमन के अंदर, अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूं ह्यूमन के अंदर, तो आप देखेंगे जो ह्यूमन है वो जो सांस लेता है, तो वो सांस जो है कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो लंग्स का जो प्रोसेस हो रहा है गैस के साथ, यानी फेफड़ों के साथ, जो फेफड़ों के अंदर गैस जा रही है वो क्या है, इंटरनल, यानी इंटरनल का मतलब है अंदर, ठीक है, जो अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो लंग्स कहां से, लंग्स के अंदर क्या है, एयर, और वो एयर कहां से आई है, एक्सटर्नल, बाहर से, ठीक है। और ह्यूमन कहां पर सांस ले रहा है, एक एटमॉस्फेयर में, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल बोल सकते हो आप, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर का मतलब है एयर, जहां पर जितनी भी हवाएं हैं, ठीक है, उसी के अंदर ऑक्सीजन भी है एक। ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, ह्यूमन लेगा, और कहा जाएगी, लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर। तो वो क्या है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है, और एक क्या है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो आई होप कि ये जो एनवायरनमेंट का टाइप है ये समझ में आ गया होगा। केवल और केवल इसमें हमने समझते चलना है, क्योंकि जो इसका एग्जाम है वो क्या है, एक एमसीक्यू, ठीक है। इसको पूरा देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से चैप्टर आए, पूरा सीरीज करेंगे हम इसका। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट, अगर मैं पूछूं कि क्या यूज है एनवायरमेंट का, यानी पर्यावरण का क्या यूज है, तो आप कहोगे कि हमें उससे फूड मिलता है, ठीक है। आप कहोगे हमें उससे शेल्टर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपका सिग्निफिकेंस, यानी आपको खाना मिलता है, यानी इसको अगर मैं कहूं खाना, इसको मैं कहूं रहने की जगह, ठीक है, यानी घर कह सकते हो इसको। जितने भी हमारी जरूरत की चीजें होती हैं वो सारी क्या है, एक तरीके से सिग्निफिकेंस है, किसका, यानी यूज है एनवायरमेंट का। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो ह्यूमन है वो डिपेंड है किस पर, नॉन लिविंग चीजों पर, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो नॉन लिविंग और लिविंग मिलकर ही क्या है, एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल, क्लियर। आगे पढ़ते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ और चीजें करते हैं, और यहां से 101% जो है क्वेश्चन आता ही आता है। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ह्यूमन का कहीं ना रिलेशनशिप रहता है एनवायरनमेंट के साथ, और वो जो रिलेशनशिप है ना वो 3 तरीके से रहता है। पहला रहता है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूं पहले, फिर बात करते हैं। एक है डिटर्मिनिज्म, यानी पहला रिलेशन कैसा रहता है एनवायरनमेंट का ह्यूमन के साथ, पहला है डिटर्मिनिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चयवाद। और दूसरा है पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संभावनावाद। और तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये है एनवायरमेंटलिज्म, जिसको एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि जो ह्यूमन है उसका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, तो वो 3 तरीके का रिलेशन है, और इसको हम बारी बारी से जो है डिफाइन के साथ रीड करके पढ़ेंगे,
ताकि जो अगर आपको एग्जाम के अंदर डिफाइन भी मिले तो आप कर सको इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से जो है क्वेश्चन अराइज होगा ही होगा। ठीक, तो करते हैं हम लोग। देखिए पहला जो है डिटर्मिनिज्म, उसको करते हैं हम लोग। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, निश्चयवाद का मीनिंग क्या है, यानी डिटर्मिनिज्म का। अब देखिए यहां पर ह्यूमन जो है वो किस पर निर्भर है, एनवायरमेंट। ठीक है, यानी ह्यूमन जो है किस पे निर्भर है, एनवायरमेंट पे निर्भर है, यानी इस पे डिपेंड है पूरी तरीके से। तो इस केस में क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको ढलना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन ढल जाता है तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। बहुत ही सिंपल। तो इसको लिख भी लेते हैं एक बारी हम लोग शॉर्ट में। यहां पर इट स्टेट दैट physical environment control all the aspects of human life। ठीक है, यानी यहां पर जितनी भी चीजें हैं वो एनवायरमेंट, यानी शॉर्ट में लिख दिया मैंने एनवायरमेंट कंट्रोल करेगा। किसकी चीजें, ह्यूमन की चीजें, तो उसको बोलते हैं निश्चयवाद। बहुत ही सिंपल, इसको चाहूं मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं, यानी आप कह सकते हो इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिटर्मिनिज्म है क्या, यानी निश्चयवाद है क्या। यहां पर आप ये कह सकते हो मनुष्य जितनी भी काम कर ले वो किस पर निर्धारित है, प्रकृति पर, यानी प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें यहाँ चलना पड़ेगा। जैसे पहले के जो आदिवासी थे, यानी खाने की तलाश में क्या करते थे, चलते थे, और जहां उन्हें पानी मिल जाता था पानी पीकर खाना वगैरह लेकर, यानी मतलब किस तरीके से शिकार किया, तो वो क्या करते थे, प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करते थे, यानी प्रकृति जैसा। ठीक, लेकिन अब जो है टाइम बहुत चेंज है और इस पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी थी ना वो किसने दी थी, आप ये कह सकते हो इसको जो डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय जर्मन ज्योग्राफर। पूछा गया है यहाँ पर एग्जाम में, जर्मन ज्योग्राफर थे। ठीक है, जिसका नाम है फ्रेडरिच रजल। फ्रेडरिच रटजेल। ठीक है, और इसको बाद में और ज्यादा एक्सपेंड किया गया था, और इसको एक्सपेंड किसने किया था बाद में, इसको किया था एक्सपेंड एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, इन्होंने इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया था। तो यहां पर ये कह सकते हो कि जो डिटर्मिनिज्म है वो क्या है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन को ढलना पड़ेगा। ठीक है, जैसा एनवायरमेंट कहता है, अगर उसको बरसात में ढलना है तो बरसात के अकॉर्डिंग, और अगर गर्मी के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है थोड़ी सिचुएशन और चेंज हो गई। अब इसको देखते हैं हम लोग दूसरे वाले को, उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, पॉसिबिलिज्म में
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संभावनावाद। देखिए संभावनावाद में क्या है, थोड़ा उसको पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करें। देखिए जिससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन को ढलना पड़ता है, इसमें उल्टा है। यानी जो ह्यूमन है वो अपने अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट को ढाल रहा है, ठीक है। यानी जो ह्यूमन है वो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल रहा है। जैसे कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं, अब देखिए जैसे एग्रीकल्चर है, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर पॉसिबल होता था वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन अब जो है साइंटिस्ट इतने जो है डेवलप कर चुके हैं कि जो अपने सीड्स हैं वो ऐसे ऐसे सीड्स बना लेते हैं कि उन्हें यानी एटमॉस्फेयर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी पर्यावरण का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है इसी को बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। यानी जो एनवायरनमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग ढल चुका है, ह्यूमन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसको दिया किसने था, यहाँ पर आप कर लेते हैं। जैसे इसको दिया था लुसिन फेवर, यानी इसको इसने डेवलप किया था। और एक और था बाद में इसने भी डेवलप किया था जिसका नाम था वाइडल डी एल ब्लेज, ठीक है। तो यहां पर एनवायरनमेंट को ढाल रहा है ह्यूमन। जैसे इसका सबसे जीता जाता उदाहरण जो है दुबई। दुबई देखिए पहले रहने लायक नहीं था बिल्कुल भी, वहां पर सब जगह रेत थी, लेकिन वो ऐसा डेवलप है आज कि वो यहाँ पर रह भी सकते हैं और पानी भी है। यानी क्या किया, एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग जो है ढाल दिया। और इस थ्योरी का फेवर किया लुसन फेवर ने और वाइडल डी एल ब्लाच ने, ठीक है। ये याद रखने हैं नाम ताकि आपको एमसीक्यू में आसानी रहे। तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हो, यानी इस हिंदी में लिख देते हैं पहले, इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है, ठीक है। यानी अगर मैं इंग्लिश में भी इसको अगर लिखूं तो यहां पर कह सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैन bring change according to यहां पर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैन ब्रिंग चेंज इन दिस एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पॉसिबिलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो एनवायरनमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग ढल जाए, ह्यूमन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर ये अप्रोच जो है बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला मैंने समझा दिया था डिटर्मिनिज्म, और सेकंड है आपका पॉसिबिलिज्म, और थर्ड जो है आपका एनवायरमेंटलिस्ट, उसको भी समझ लेते हैं। थर्ड है आपका एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, जिसको इकोलॉजिकल आप कह सकते हो अप्रोच भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। इसको दिया था आपको रचल कार्सन, इसको दिया था आपको रचल कार्सन ने, ठीक है। और यहां पर इसको समझ भी लेते हैं। देखिए पहला जो था आपने डिटर्मिनिज्म समझा, उसमें क्या था कि जो ह्यूमन है वो किसके अकॉर्डिंग ढल जाता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और पॉसिबिलिज्म में आपने समझा कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, यानी एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है ह्यूमन। सॉरी यहाँ पर मैं गड़बड़ कर गया शायद, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। यानी डिटर्मिनिज्म में था कि जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन ढलेगा, ठीक है। और पॉसिबिलिज्म में क्या था
कि जो ह्यूमन के अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट ढलेगा। ठीक है, अब आता है एनवायरमेंटलिस्ट, जिसको इकोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं। इसको समझ लेते हैं। इसको दिया था रचल कार्सन ने, और इस अप्रोच में क्या था कि जो ह्यूमन है और जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कुछ चीजें जो होती हैं वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाती हैं, और कुछ एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन जो है कर लेता है कंट्रोल। ठीक है, तो इसी अप्रोच को बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, यानी दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा ही रहेगा। जैसे बरसात के टाइम में हम लोग उसका जो पानी है वो यूज कर सकते कैनल के रूप में, यानी नहर के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया ह्यूमन ने। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन को कंट्रोल कर लेता है। जैसे आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो हमने क्या किया, गर्म कपड़े पहन लिए। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहती है, और इस अप्रोच को जो है बहुत फॉलो करते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये भी है कि अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खराब होती है तो यहाँ पर आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए ह्यूमन ने क्या किया, बहुत ज़्यादा ही क्या किया, एनवायरनमेंट को डिगिंग करता गया, जितना भी रिसोर्स है सारा निकाल लिया, तो एक टाइम पर क्या आएगा, अर्थक्वेक जैसी बड़ी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट खुद ही जो है अपने अकॉर्डिंग ढलेगा। आई होप कि ये चीज़ समझ रहे होगे एनवायरमेंटलिस्ट में, यानी दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो दोनों चीजें थी वो नहीं चली, ना ही डिटर्मिनिज्म चला ना ही पॉसिबिलिज्म। तो यहाँ पर जो लॉ बना है वो इसके अकॉर्डिंग बना है, यानी ह्यूमन और एनवायरनमेंट दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंड आपस में करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख भी देते हैं। इस अवधारणा के अनुसार जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संपर्क रहता है। ठीक है, आपस में संपर्क रहता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। इट स्टडीज द म्यूचुअल इंटरकनेक्शन between human and environment। ठीक है, यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं सतत विकास। देखिए, इसका सिंपल सा अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको, तो यहां पर ये कह सकते हो कि ऐसे रिसोर्सेस, ठीक है, यानी ऐसे रिसोर्सेस जो अभी हम यूज कर रहे हैं उसको फ्यूचर जनरेशन भी यूज करे। ठीक है, यानी आने वाली जो जनरेशन है वो भी यूज करे और करंट जनरेशन भी यूज करे। तो हमें जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखने, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल है, सतत विकास भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजों का लिंक बनता है, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक बनता है आपका सोशल, यानी आप कह सकते हो सोशल भी यूज कर सके। दूसरा कह सकते हैं इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है बजट में आ सके फ्यूचर जनरेशन के। और तीसरा है एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट को भी ज्यादा नुकसान ना हो। तो इन तीनों का जो है इंटरलिंक बनता है, यानी आप कह सकते हो सोशल का भी, और आप कह सकते हो इकोनॉमी का भी, और एनवायरनमेंट का भी। ठीक है, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है यही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए एनवायरनमेंट और सोशल आपस में मिले रहते हैं ताकि दिक्कत ना हो। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि सतत विकास है क्या, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। ठीक, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखने हैं। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। देखिए, एक है आपके पास WCED, जिसका पूरा नाम है आप कह सकते हो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट।
ठीक है, इस पूरा नाम है इसका WCED और वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम है। या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, ब्रनलैंड कमीशन। देखिए इसका काम देखो ये क्या है, इसका काम एग्जैक्टली ये है कि जो अभी की जो जनरेशन है, इन जो करंट जनरेशन है, वो क्या कर रही है, बिना यूटिलाइजिंग के, यानी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रही है। क्या कर रही है, बहुत ज्यादा यूज कर रही है जितने भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि इन रिसोर्सेज को इससे बचा के रखना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के भी काम आ सके। ठीक है, नहीं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या था, ऐसे रिसोर्सेज जो आने वाले जनरेशन भी काम कर सके। लेकिन इसका काम क्या है कि जो करंट रिसोर्सेज हैं, जो करंट जनरेशन हमारी जो यूज कर रही है, उन पे लगाम लगाई जाए ताकि वो कम से कम यूज करें और अपना कम थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब ज्यादा यूज ना करके फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखें ताकि वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा काम है। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। देखिए एक है आपका हरमन, ये पूछा गया है एमसीक्यू में, हरमन डेली। ये क्या है, एन इकोलॉजिकल, आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोलॉजिकल पे इन्होंने इकोनॉमिक्स दी है। ठीक है, और इनका जो काम है वो क्या है, मेंशन करना, कुछ चीजें इन्होंने मेंशन की हैं। वो मेंशन क्या की है, बोला गया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एज एन ऑक्सीमोरॉन। देखिए बोला गया है कि हरमन डेली ने क्या बोला गया है, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में उन्होंने कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ठीक है, और आने वाले जनरेशन के लिए क्या है, एक बिटर स्वीट है। ठीक है, बिटर स्वीट का मतलब क्या है, यानी यहां पर इन्होंने इस बात को किया है कि यानी जो आने वाली जो जनरेशन होगी उसको जो रिसोर्सेज यूज करेंगे, एक टाइम पर वो क्या है, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो उनके लिए वो क्या है, उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो ढल जाएंगे। उसके साथ जो है बाद में क्या है, उनके लिए एक क्या रहेगा, पहले तो उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे तो उनको बहुत मुश्किल होगा उसके अकॉर्डिंग काम करना बिना रिसोर्सेज के। तो यही बात इन्होंने जो है समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए यूएन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को लेकर। पहला हुआ था 1992 के अंदर, और दूसरा हुआ था 2002, और तीसरा हुआ था 2015। यानी इस तरीके से जो है, और इनका गोल जो है वो सिंपल है कि जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं उसका यूज करके क्या 16 चीजों में चेंज लाना है। ठीक है, यानी 16 चेंजेस करने हैं। कुछ चेंजेस मैं आपको बताता हूं, जैसे पहला चेंज है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, और गुड एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, और भी है जीरो हंगर हो, यानी कोई भूखा ना रहे, रिसोर्सेज का यूज कर लेंगे हम लोग। फोर्थ है आपका कि यहाँ पर गुड हेल्थ हो। तो ऐसे करके क्या है, 16 है पूरे। ठीक है, या बहुत इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी आपको पढ़ना है कि यूएन कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या है, 16 चेंजेस जो हैं किए हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर, जीरो नो पॉवर्टी का मतलब गरीब ना रहे कोई, अच्छा वातावरण हो, जीरो हंगर यानी भूखमरी ना रहे, और गुड हेल्थ हो। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो अच्छा स्वास्थ्य हो। ठीक, आगे करते हैं हम लोग। देखिए एक नोट डलवा देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे। बोला गया है अभी तक 1.7 मिलियन जो है ऑर्गेनिज्म जो है ग्लोबली नेम है, ग्लोबली नेम है। बोला गया है कि 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका नाम लिखा जा चुका है, यानी इतने जीव हैं। और एनवायरनमेंट को अगर हम लोग खराब करेंगे तो ये संख्या कम होती चली जाएगी। क्लियर,
तो ये एक नोट है, डिफरेंस करेंगे हम लोग, इसको समझेंगे। और इस डिफरेंस में क्या है, एक है एक्स सितु और एक है इन सितु। देखिए इसमें है क्या, एक्स सितु का मतलब है आउटसाइड हैबिटेट, और इसका क्या है, इनसाइड हैबिटेट। देखिए इसको शॉर्ट में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मान लीजिए जो टाइगर है, वो टाइगर को हमने जू में रख लिया, तो वो जो टाइगर है उसका तो अपना एरिया था ना, हम पकड़ के लेकर आए जू में रख दिया। तो जू जो है उसके लिए क्या है, आउटसाइड हैबिटेट, बाहरी एनवायरमेंट है उसके लिए, उसको बोलते हैं एक्स सितु। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए एक टाइगर है, टाइगर अपने परिवार के साथ रह रहा है एक जंगल के अंदर, ठीक है, यानी आप कह सकते हो फॉरेस्ट के अंदर रह रहा है। और उस फॉरेस्ट को हमने क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया कि भैया इस दायरे के अंदर किसी भी ह्यूमन का आना मना है, ताकि इनकी जो प्रजाति है वो खत्म ना हो जाए। जैसे सेव द टाइगर हमने लोगो दिया है, ठीक है। तो उस एरिया को या तो हम नाम दे सकते हैं, क्या कहते हैं, नेशनल पार्क, यानी उनका ही हैबिटेट है वो, ठीक है, नेशनल पार्क कह सकते हो, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऐसे को इन सितु बोलते हैं और इसको एक्स सितु। आई होप कि ये जो चैप्टर हमने किया है, इसमें अगर कोई क्वेरीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालकर पूछ सकते हो। और इसी के साथ जो है मैं चैप्टर ये कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप कि ये चैप्टर यानी ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको केवल आप पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो है कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।